आधार पर आपको क्या बताया जाए ये मैं तय कर सकूं। इसलिए यहाँ बैठे हुए लोगों में कितने लोग हैं जो टीवी मीडिया से है, किसी भी टीवी चैनल में काम करते हैं? ऐसे कितने लोग? प्रॉपर हाथ ऊपर करें। सिर्फ 3 लोग हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो प्रिंट मीडिया से है? ठीक है। ऐसे कितने लोग हैं जो एफएम रेडियो से है या कम्युनिटी रेडियो चलाते हैं, वेब रेडियो चलाते हैं, न्यूज पोर्टल चलाते हैं, ब्लॉगर है? ऐसे कितने हैं? ठीक है। एंड सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, वो तो सब होंगे। इसका मतलब है कि जो सत्र में करने जा रहा हूं, एंटरप्रेन्योरशिप इन मीडिया, ऐसे कितने लोग हैं? आखिरी सवाल, जो टीवी चैनल या कोई भी मीडिया वेंचर को खोलना चाहते हैं, ऐसे कितने लोग हैं? बहुत कम लोग हैं। इसका मतलब इस सेशन को कैसे नया एंटरप्रेन्योरशिप या मीडिया खोला जाए, इसके बजाय आज चल रहे मीडिया कैसे चल रहे और वो कैसे बेटर चलते, इस दिशा में बात करना ज्यादा सही रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। आप लोगों को यही लगता है? ठीक। तो चलिए, हमारे साथ पूरा पैनल है, इनके साथ हम चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं इस सेशन के प्रति मेरा क्या नजरिया है आपके सामने रखना चाहता हूँ। मीडिया में ओनरशिप या अगर एंटरप्रेन्योरशिप के मार्फत आप कुछ शुरू करना चाहते हैं तो ऑप्शन आपके सामने है। न्यूज चैनल नेशनल, न्यूज चैनल रीजनल, न्यूज चैनल या एंटरटेनमेंट चैनल लोकल, केबल, वेब चैनल या डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, एफएम रेडियो, कम्युनिटी रेडियो एक्सेट्रा। अब विषय है एंटरप्रेन्योरशिप इन मीडिया, लेकिन मैं एज ए सुदर्शन चैनल सुरेश चौहान के मीडिया को बिजनेस नहीं मानता, मिशन मानता हूं। मेरे लिए बिजनेस नहीं, युद्ध है। जब आपके सारे शत्रु करोड़ों और खरबों रुपए का फंडिंग करके भारत को तोड़ने के लिए, विष फैलाने के लिए सब्सिडाइज चैनल चला रहे हो, ऐसे में आप चैनल से अगर मुनाफा कमाने के लिए आए हैं तो वो संभव नहीं है। मीडिया में एयर टाइम बेचने या प्रिंट में न्यूज स्पेस बेचने से मुनाफा नहीं मिलता है, वहां ईमान बेचना पड़ता है जो हम बेच नहीं सकते। फिर भी मीडिया हम चलाना जरूरी है, तो क्या किया जाए? तो कुछ उसके उपाय किए जा सकते हैं। उपाय यह है कि आपका मेन जो मीडिया है, जैसे उदाहरण के लिए मैं अपने से शुरू करूं कि सुदर्शन चैनल है, इसके लिए हमने बाकी अन्य बिजनेस एक्टिविटी शुरू की है, जैसे आयुर्वेद हो या एजुकेशन हो, एविएशन हो, वहां से आने वाले प्रॉफिट से चैनल चलाया जा सकता है, यह मैं मानता हूं। अब इसमें कौन आ सकता है? तो मेरे ख्याल से इसमें वो व्यक्ति आ सकता है, क्योंकि चैनल का उद्देश्य मुनाफा ना होकर देश के लिए कुछ करने वाला हो। तो जैसे सुदर्शन ने स्लोगन दिया है, केवल चैनल नहीं, देश नंबर 1 बनाना है। आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप मीडिया में आ क्यों रहे हैं, क्योंकि सीधे सीधे मीडिया में आपको प्रॉफिट तो है नहीं। आपके बैलेंस शीट में नेटवर्क जरूर बढ़ेगी, लेकिन आप उसको सेल नहीं कर सकते। सेल करते हैं तो दूसरे लोग उसमें आएंगे, घुसेंगे और आपने जिस लक्ष्य के साथ आपके चैनल को शुरू किया है वो चल नहीं सकता। ये पहली स्टेज। तो दूसरी स्टेज क्या है कि आपको तय करना होगा कि आपको किस चरित्र का काम करना है, आपकी भूमिका क्या है। जैसे मानिए कि मीडिया से आप कोई एजुकेशन केवल समाज को देना चाहते हैं, न्यूज चैनल है, लेकिन न्यूज से आप लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं, यह आपकी भूमिका है। आप केवल खबरों को लेकर लोगों तक खबरें पहुंचाना चाहते हैं न्यूट्रल तरीके से, यह आपकी भूमिका है। या जैसे हमने तय किया कि सुदर्शन एक हिंदुओं का वॉरियर रहेगा, एक योद्धा के रूप में काम करेगा, यह आप अपनी भूमिका को डिफाइन करे बगैर, आपका रोल तय करे बगैर आप उस पर काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपको करना क्या है, तो आप कैसे काम करेंगे। और इसलिए यह कौन आ सकता है, ऐसा मैं मानता हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि जो, क्योंकि यहाँ तो सबसे पंगा लेना पड़ता है, ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसी कोई क्षेत्र नहीं है। और अगर आपको ईमानदारी के साथ सत्य बोलना है तो आपको गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना पड़ेगा, आपको एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बोलना पड़ेगा,
आपको जुडिशरी के खिलाफ भी बोलना चाहिए। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं मीडिया में, अब मेरे से कार्तिकेय जी और बाकी सब लोग सहमत होंगे, लोग कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं मानता। मैं मानता हूं कि हम इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। जैसे जुडिशरी अपना उनका तीसरा स्तंभ है, हम चौथे स्तंभ है, हम क्यों कमेंट नहीं कर सकते? मैंने इसकी शुरुआत तब की थी जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने यह कहा था, लिव इन रिलेशनशिप पे निर्णय देते हुए उन्होंने ऐसा कमेंट किया था कि क्यों आप लोग लिव इन रिलेशनशिप को विरोध कर रहे हैं? कृष्ण और राधा तो एक साथ रहे थे। तो मैंने कहा था इस देश का ये मूर्ख न्यायाधीश है और मुझे शर्म है कि ऐसा आदमी इस देश के न्याय व्यवस्था के चेयर पे बैठा। मैं चैलेंज करता हूं कि आपका कमेंट गैर कानूनी, असंस्कृतिक और मेरी धार्मिक भावना हाथ करने वाला है। और देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मैंने ये टीवी पर बोलने के लिए मेरे खिलाफ शूट कर सकते, मैं न्यायालय में आकर बात करने के लिए तैयार हूं। आपको ये स्टैंड करना है। राज्यसभा में जब नरेश अग्रवाल ने कहा कि विस्की में विष्णु बसे, आपको मैं बाकी पूरा नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि उससे हमारी भावना आहत हुई, और उन्होंने 1 घंटे बाद स्पीकर ने डिसीजन कर लिया कि नहीं, ये कार्यवाही से हट जाए। और जो कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग का एक नियम है कि अगर कार्यवाही से कोई चीज हट गई है तो उसको टीवी चैनल या प्रिंट वाले कोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन इस डिजिटल युग में जो क्लिप करोड़ों लोगों ने देखी गई थी, उसको कैसे आप हटाएंगे? तो ये नियम इस टेक्नोलॉजी के युग में प्रासंगिक नहीं है। तो हमने उसके खिलाफ कार्यक्रम किया। उसके बाद राज्यसभा में इसके खिलाफ चर्चा हुई कि मीडिया को इतना फ्रीडम है कि हाउस के अंदर की चर्चा पे बात करें, और ये मामला यहां तक गया कि लोगों ने कार्रवाई की मांग की। तो स्पीकर ने कहा कि ये कोई पिज्जा नहीं कि आपने कॉल किया और हम डिलीवर करें, हाउस में कई और काम है, हम किसी चैनल को नोटिस नहीं कर सकते। तो सांसदों ने कहा कि अगर 25 सांसद एक साथ खड़े होकर किसी चीज का डिमांड करते हैं तो आपको नोटिस करना होगा। और विशेष बात बताता हूं, हमारे खिलाफ 50 सांसद एक साथ हो गए थे। उसके बाद में हमने तय किया कि हम माफी नहीं मांगेंगे, भले राज्यसभा के कटघरे में खड़ा होकर अपनी सफाई दें। तो आपको सबसे पहला रखनी होगी, इसलिए आपको पहली ये मानसिकता बनानी होगी कि वहां जाके आपको ये काम भी करना पड़ सकता है। और उससे भी आगे आपको आपकी जान भी हथेली पर लेकर चलना होगा, क्योंकि देश के तमाम गद्दार और नमक हरामों से जब आपको लड़ना होगा तो जान भी आपकी जा सकती है, और उसके लिए भी तैयारी रखनी होगी। कोई मीडिया में आना चाहिए, कोई नहीं आना चाहिए, सब कुछ दे सकते, डिलीवर कर सकते हैं, ऐसी मेरी धारणा है। ये मेरे लिए कुछ और चीजें हैं जो कि आपके सामने मैं रखूं कि अगर आप आना चाहते हैं तो इस तरीके से आ सकते हैं। टीआरपी और व्यूवरशिप को देखते हुए भारत के टीवी चैनलों पर ऐतिहासिक फिल्में या धार्मिक सीरियल्स लाना स्वाभाविक है, क्योंकि वो भारत में ज़्यादा देखे जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, हिंदुस्तान के नेशनल चैनल पर चलने वाली शिवाजी महाराज की सीरीज इसलिए बंद कर दी गई क्योंकि उसमें अफजल खान का जो वध किया हुआ था शिवाजी महाराज ने, वो दिखाया जाए कि नहीं दिखाया जाए, इस पे विवाद हुआ। और फाइनली अफजल खान शिवाजी महाराज ने तो मारे थे, लेकिन सीरियल पर, टीवी पर वो नहीं मार पाया, सीरियल बंद। ये हिंदुस्तान की इतिहास की सच्चाई है। अब रावण को महिमा मंडित करने का बहुत बड़ा प्लान चल रहा है। आपने देखा होगा आजकल रावण पे बहुत फिल्में आ रही हैं, शायद इसलिए भी महिमा मंडित करे होंगे क्योंकि हमारे मीडिया में सबसे ज्यादा कोई चरित्र होगा तो रावण का होगा, ऐसा नहीं। और नोएडा का जो हेडक्वार्टर है, आप लोग शायद जानते नहीं होंगे, टीवी चैनल वाले ऐसा करते भी क्यों है। रावण का जो उत्तर भारत का घर है वो नोएडा के टेरिटरी में ही आता है, इसलिए उसका परिणाम भारत के कई चैनल वालों पर भी होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। एक और बात मुझे ध्यान में आती है कि बहुत अच्छा बना आपने, टेक्निकली इसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो प्रोडक्शन आपने किया है। लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी कलाकार की कलाकृति समय अनुकूल होनी चाहिए। और जो कि हम यहाँ केवल बिजनेस के लिए नहीं बैठे, एक हिंदू पर्सपेक्टिव के आधार पर यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो इस वक्त 2018 में जब हमको सारे शत्रु तमाम रास्ते से हमला करने के लिए तैयार है, तो हमको राधा राधा कहने वाले श्री कृष्ण दिखाने चाहिए या सुदर्शन धारी श्री कृष्ण दिखाने चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए। इस वर्ष जो जन्माष्टमी हुई, हमने अपनी टीम भेजी थी कुरुक्षेत्र। आपको विशेष बात बताता हूँ, एवरेस्ट न्यूज चैनलों ने 38 घंटे का टेलीकास्ट किया जन्माष्टमी से।
38 आवर्स। कहां से? वृंदावन और मथुरा से। और 1 सेकंड का भी टेलीकास्ट किसी ने कुरुक्षेत्र से नहीं किया। जब हमने वहां कैमरा भेजा तो वहां गार्ड ड्यूटी पर नहीं था, यहाँ इसलिए वहां श्री कृष्ण भगवान के रथ के आसपास कुत्ते घूम रहे थे। ये स्थिति है। तो हम कौन सा भगवान का कौन सा रूप किस रूप में दिखाना चाहते हैं? जब तमाम इस्लामिक आतंकवादी हिंदुस्तान पर हमला करना चाहते हैं, आईएस भारत में आ रही है, तमाम षड्यंत्रकारी बॉलीवुड के द्वारा हमारे घर के टीवी में घुस के हमारे बच्चों का दिमाग खराब कर रहे हैं, तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आपके सीरियल में सुदर्शनधारी श्री कृष्ण को ज्यादा दें। 2008 में मैं जब भारत से यहाँ आया था तो यहाँ के मीडिया के मित्रों को मिलते समय मैंने एक सलाह दी थी, क्योंकि यहाँ के लोगों को ये पता नहीं कि हिंदू और मुसलमान के बीच का फर्क क्या है। जब वहां से कोई आता है तो वो सबको एशियन कहते हैं। मेरे साथ किस्सा ये हुआ कि मैं जॉर्डन एयरलाइन से आया था और बोर्डिंग पास पर नाम टाइप करते समय मेरा नाम, पिताजी का नाम और सरनेम ऐसा टाइप करने में, लेकिन डिजिट तो कम ही लेता है, तो मेरा नाम सुरेश खंडेराव चौहान के है, तो टाइप होने में हो गया सुरेश खंडेराव का पूरा आने के बजाय KHAN खान आ गया। अगर नहीं आ गया, मैं कुर्ता पैजामा पहनता हूँ तो हरे कपड़े में था, उन दिनों श्रावण चल रहा था तो दाढ़ी थी, और मैं जब यहाँ एयरपोर्ट पे उतरा तो उन्होंने जैसे ही देखा बोर्डिंग पास पे सुरेश खान, मुझे कहा बाजू में आइए। तो उसके बाद मेरे ध्यान में आ गया कि गड़बड़ कहाँ हुई है, तो मैंने अपना पासपोर्ट निकाला और मैंने उनका कहा माय नेम इज नॉट खान। मैंने अपना पासपोर्ट दिखाया, पूरा नाम दिखाया और उनको कहा कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ, ये मतलब अपना परिचय दिया। और यहाँ आने के बाद मैंने जितने लोगों को मिला, अभी न्यूयॉर्क के यूनिवर्सिटी से शाह जी भी यहाँ बैठे थे, और मैंने उनको कहा कि 2 विषयों पर काम करें, एक तो मुसलमान और हिंदू में क्या फर्क है ये बताइए, दूसरा जो आपकी यहाँ की पीढ़ी है, नेक्स्ट जनरेशन, उसको भारत के साथ लगाव हो, इसके लिए भी काम करिए। ये 2 सलाह मेरे आपके लिए भी रहेगी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मीडिया शुरू करने के अभी सवाल पे आते हैं, उसके पहले कुछ चीजें आपको बता देता हूं कि जब हिंदुत्ववादी चैनल चलाना हो तो क्या करना चाहिए। चैनल आपने शुरू किया, पोर्टल शुरू किया या कुछ भी शुरू किया हो तो क्या करना चाहिए। तो आपको ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि आपको, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी तो सबकी सेम है, कोई भी चैनल ले लीजिए, अल जजीरा भी वही यूज करता है, हम भी यूज करते हैं, कैमरे के ग्लास से लेके टीवी के ग्लास तक सब कुछ एक जैसा ही होता है। थोड़ा बहुत हाई में फर्क हो सकता है, बजट में फर्क हो सकता है तो एक ही। तो फर्क कहाँ है? फर्क है शब्दों में। तो क्या होना चाहिए? तो मैं जब चैनल में आया, चैनल मैंने सुदर्शन चालू किया, तो हमने अपनी एक डायरेक्टरी बनाई, शब्दों का, वैकल्पिक शब्दों का एक डायरेक्टरी बनाई, और हमने कहा कि केवल आतंकवाद नहीं कहना है, इस्लामिक आतंकवाद कहना है। हमने कहा, मैं आपको डायरेक्टरी के शब्द बता रहा हूं, हमने उसमें कहा कि जैसे मदर तेरेसा लोग कहते हैं, सुदर्शन में हम मदर तेरेसा नहीं कहते, हम मैडम तेरेसा कहते हैं। जिस महिला ने मेरे लाखों हिंदू भाई को लालच देकर धर्मांतरण करा है और मेरे लिए मदर नहीं हो सकती, इसलिए मुझको मैडम कहते हैं। उसके बाद एक ईसाई मिशनरी, लोग जिसको मिशनरी कहते हैं, उसका नाम है राम बाबू। पंजाब में उसने बहुत काम किया। पिछले दिनों उसका कार्यक्रम दिल्ली में था, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में जाने वाले थे, क्योंकि केजरीवाल बहुत ज्यादा मैडम तेरेसा के प्रेमी हैं। उन्होंने जितने भी वहां पर छोटे छोटे हॉस्पिटल बनाए हैं, क्या बोलते हैं, मोहल्ला क्लिनिक, उनमें सब किसी का और का फोटो नहीं है, प्रधानमंत्री का भी नहीं है, लेकिन तेरेसा का फोटो है। तो इस कार्यक्रम में जाना उनका स्वाभाविक था। तो हमने कैंपेन चलाया, राम बाबू नहीं हराम बाबू। मुझे कुछ लोगों ने कहा, क्योंकि जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट होते हैं ना चैनल में, वो कहते हैं कि सर ये टीवी की भाषा नहीं है। मैंने कहा मुझे पता नहीं टीवी की भाषा क्या है, लेकिन राम बाबू मैं उसको कह नहीं सकता, उसको हराम बाबू के सिवा दूसरा कोई शब्द नहीं। हमने यूज किया, कैंपेन चलाया, परिणाम ये हुआ कि मनीष सिसोदिया उस कार्यक्रम में गए नहीं, और उन्होंने अपने कार्यक्रम की 10 चैनलों पे लाइव टेलीकास्ट रखी थी, सब खत्म की, और किसी को मोबाइल में अंदर लेकर जाने नहीं दिया गया। मुझे लगता है कि आपको हमला करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा शब्दों की सूचिता वगैरह वगैरह रखेंगे तो फिर मैंने शुरू में कहा ना कि क्योंकि ये युद्ध है, इसलिए इस पर हमको बहुत ही टैक्टिकल तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। दूसरे, हमें अपनी बात कहते समय, जैसे प्रियंका गांधी कहते हैं, सारे चैनल प्रियंका गांधी कहते हैं,
हैं, हम प्रियंका वाड्रा कहते हैं, प्रियंका गांधी को भी नहीं कहते हैं, क्योंकि आपको ये बार बार जब तक आप नहीं कहेंगे तब तक ये बात नहीं पहुंचेगी। उसके बाद भारत के कुछ शहरों के नाम ही उदाहरण देता हूँ, जैसे औरंगाबाद है, हम कभी भी नहीं कहते, या जो लोग सुदर्शन देखते होंगे उनको पता है, हम संभाजी नगर कहते हैं। एक बार मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का इंटरव्यू ले रहा था और मैंने वहां का विषय शुरू किया, तो उन्होंने कहा नहीं औरंगाबाद कहिए। मैंने कहा आपकी मजबूरी हो सकती है, मेरी नहीं है, मैं संभाजी नगर ही कहूँगा, आपको इंटरव्यू छोड़ के जाना है तो आप जाइए। हालांकि वो गए नहीं और पूरे इंटरव्यू में मैंने जानबूझ के 13 बार संभाजी नगर का नाम लिया। हैदराबाद को मैं भाग्यनगर कहता हूँ, और आपको पता होगा हैदराबाद से मेरा कितना प्रेम है। इसलिए ये शब्दों का डिफिनेशन भी आपको इसमें रखना चाहिए। सैनिकों के खिलाफ हम न्यूज नहीं चलाते। जब भी किसी साधु संत सैनिक के खिलाफ न्यूज आती है तो हम कहते हैं कि इनके खिलाफ बोलने वाले बहुत लोग हैं, हम इनके खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सैनिक से गलती हो सकती है, गुनाह नहीं हो सकता। मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहा जाए, ये साधारणतः टीवी पर, खास करके जब मैंने 2005 में चैनल पे शुरू किया तो पहले शो में हमने मुसलमान कहना शुरू किया, तो हमको मिनिस्ट्री से एक लव लेटर आ गया और उसमें लिखा हुआ था कि आप अपने कार्यक्रमों में धार्मिक भावनाओं को उस्काते हैं, आप मुसलमान क्यों कहते हैं? तो मैंने उनको दूसरा लेटर रिप्लाई में भेजा, मैंने कहा कि मुसलमान को मुसलमान छोड़ के क्या कहा जाए, इसका वैकल्पिक शब्द आप मुझे बताइए। 2018 हो गया, अभी तक उन्होंने बताया नहीं। तो संख्या में इतने ज्यादा हो गए और रोज हमसे ज्यादा कितने पैदा भी करते, क्यों गए? और इसलिए ये हमने तय करके कुछ चीजों को एस्टेब्लिश किया। दूसरा, मुझे लगता है कि जब आप हिंदुत्ववादी मीडिया चलाए तो खबरों से ज्यादा कैंपेन चलानी चाहिए, और उसके कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूं। जैसे हमने पीके फिल्म के खिलाफ कैंपेन चलाया था, आपको पता होगा 34 दिन हमने कैंपेन चलाया, और उसके लिए हमने फिल्म के विजुअल ले लिया और अपने चैनल से चलाए। तो यूटीवी मूवी ने वो बनाई हुई थी फिल्म, हमको 100 करोड़ का नोटिस भेज दिया। हमने कहा ठीक है, हमने वो नोटिस भी चैनल से दिखा दिया, लेकिन हमने उसके खिलाफ कैंपेन किया कि लोगों को पता चले कि इसके द्वारा बॉलीवुड कैसे कल्चरल टेररिज्म कर रहा है और आमिर खान जैसे लोग कैसे जाकिर नाइक आज जो हिंदुस्तान के बाहर भटक रहा है दर, उसके लिए उसके खिलाफ किया हुआ एक कैंपेन सुदर्शन का, मैं गर्व के साथ कहता हूं कि हमने जाकिर नाइक के साथ ऐसा कैंपेन किया। मेरे खिलाफ 9 मुस्लिम सांसद और एक मुस्लिम मंत्री अल्पसंख्यक विभाग का मनमोहन सिंह को मिलने गए और उन्होंने कहा कि ये धर्म का अपमान कर रहे हैं, मुझे नोटिस भेजा। मुझे नोटिस भेजने के बाद मैंने 600 पेजेस का रिप्लाई भारत सरकार को दिया था, और उसमें मैंने जो जो दावे जाकिर नाइक के साथ किए थे, खिलाफ किए थे, उसी के आधार पर आज उसके खिलाफ चार्जशीट बना है जो भारत सरकार ने। भारत में मिनी पाकिस्तान नाम की एक कंसेप्ट हमने चलाई कि हिंदुस्तान में कुछ ऐसे नो-गो जोन है जहां पर पिज्जा भी नहीं जाता, पिज्जा तो छोड़िए जाए न जाए, लेकिन वहां भारत की पुलिस भी नहीं जा सकती। तो हमने उन एरिया को निकाला और उसमें से एक एरिया संभल नाम का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में। आपको शायद पता होगा कि कल की भगवान जो अवतार आने वाले हैं वहां आने वाले, ऐसा हम मानते हैं, और इसलिए वहां सैकड़ों साल पहले ही हमारे तमाम लोगों के धर्मशाला और वो सारी चीजें वहां पर रखी हुई है, लेकिन आज वो लोगों को इतिहास किसी को पता नहीं है। हमने उसके खिलाफ कैंपेन चलाया, तो उसके खिलाफ वहां के एक एसएचओ ने मेरे खिलाफ एफआईआर किया। हमने कैंपेन चलाया कि चलो संभल, हम संभल चले गए। यहाँ पर दिनेश अग्रवाल जी संभल से ही है, यूएस में रहते, वो जानते हैं उसका इतिहास। तो वहां की पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया कि आपके खिलाफ एक एफआईआर है और इसलिए हम आपको गिरफ्तार करते, आप संभल नहीं जा सकते। मैंने कहा कि मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं संभल को संभल ही कहूंगा और वहां का सच्चा इतिहास दुनिया के सामने लाऊंगा। अरेस्ट हुआ। उसके बाद योगी जी और उनके दोनों डिप्टी सीएम मुझे फोन करने लगे कि सुरेश जी आप बेल ले लीजिए। मैंने कहा कि मैं बेल नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने सच कहा है और उस पर मैं कायम हूं। फाइनली जब 5:30 बज जाते हैं तो आपको या तो जेल के अंदर रखना पड़ता है या फिर आपको छोड़ना पड़ता है। जब 5:30 को 5 मिनट कम थे और मैं बेल लेने के लिए तैयार नहीं था,
तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट में ये बयान दिया कि हम इनको छोड़ना चाहते हैं, जेल में नहीं रखना चाहते। आप अपने मुद्दों पर, पिछले उदाहरण दे रहा हूं कि आप अपने मुद्दों पर अड़िग रहिए, तो आपके सामने बाकी लोगों को भी समझौता करना पड़ता है। हम ही कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दे तो उसके बाद आगे कुछ नहीं बचता है। और इसलिए ये कैंपेन हमने चला, लेटेस्ट एक कैंपेन चला रहे हैं, हम दो हमारे दो तो सबके दो। इसके लिए 70 दिनों की 20,000 किलोमीटर की यात्रा मैंने की। सुशील जी ने जब मेरा परिचय एक्टिविस्ट के रूप में दिया, तो एक्टिविज्म यही है कि हम केवल स्टूडियो में खड़े हो और हिंदुस्तान के खबरों को लोगों तक बताए। ये पोस्ट मास्टर का काम करने के लिए हम नहीं आए हैं, हम हिंदुस्तान को बदलने के लिए आए हैं, और इसलिए उसको बदलना है तो उसकी समस्या को उठाकर करना होगा। भारत के राजनीतिक दलों की कोई मजबूरी हो सकती है कि वो 4-4 बिटिया और 44 बच्चों के खिलाफ न बोले, हमारी कोई मजबूरी नहीं, हम बोलेंगे। और इसलिए हम दो हमारे दो तो सबके दो का कैंपेन चला। हिंदुस्तान में 70 दिन घूमे और उन 70 दिनों में कई जगह पर अरेस्ट हुए, कई जगह पर छूटे, लेकिन वापस दिल्ली आए। और अब ये स्थिति है कि 225 से ज्यादा सांसदों ने इस कानून का समर्थन किया। तो ऐसे कैंपेन आप अपने यहाँ पर चलाएं। ये कुछ किया जा सकता है, जो थोड़ा बहुत 13 साल का अनुभव है मैंने आपके सामने रखा है। अभी कुछ प्रश्नोत्तर लेते हैं। सुरेश जी, ये सेशन मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर है, तो कुछ प्रश्न एंटरप्रेन्योरशिप बिल्कुल पूछिए ना। सुरेश जी, मेरा क्वेश्चन आपसे है, आपने जो बोला अभी, तो एक क्वेश्चन ये है, आपकी चैनल में अगर कोई रिपोर्टर है जो मुस्लिम की फेवर बता रहा है या मुस्लिम की फेवर कर रहा है, तो डेफिनेटली आप उसको रोकेंगे, राइट? आप उसको रोकेंगे, बरोबर? तो अब ऐसा ही हो रहा है, भारत की जो पूरी मीडिया है उसमें मोस्ट ऑफ द मीडिया हाउसेस, द ओनर ऑफ द मीडिया हाउसेस, दे आर फेवरिंग माइनॉरिटीज, मैं बोलूंगा इस्लामिक मुस्लिम। तो इसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, पैसे का प्रभाव है। आप आजकल इस टेक्नोलॉजी के युग में आप जाइए गूगल पे और देखेंगे कि चैनलों में किसका पैसा लगा हुआ है। जैसे भारत में अगर तिरुपति देवस्थान है या सिद्धिविनायक देवस्थान है, शिरडी देवस्थान है, इनके पास पैसा ज्यादा हो जाता है तो एफडी कर सकते हैं। लेकिन यूएस में जो ऐसे चर्च है वो मीडिया में फंड लगाते हैं, पैसे लगाते हैं, लगा सकते हैं, यहाँ का कानून है। तो आप देखिए, हिंदुस्तान में क्या, दुनिया का जो मीडिया इंडस्ट्री है उसमें सबसे बड़ा फंड किसका है? ईसाइत का है। तो जब पैसा ईसाइत का रहेगा या पेट्रो डॉलर रहेगा तो भारत माता की जय कैसे कहेगा? उपाय ये है कि हमने भी पैसे लगाने चाहिए, हमने भी वहां पर इन्फ्लुएंस करना चाहिए, और कोई रास्ता नहीं है।